के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू इस समय हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। लेकिन जब इनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था अपने राष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर, उसी समय से इस देश का विपक्ष उनका अपमान करने में लग गया। यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे, उन्होंने बयान दिया कि देश को रबर स्टैंप नहीं चाहिए, देश को बोलने वाला राष्ट्रपति चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू एक ना बोलने वाली महिला है। उन्होंने कैसे ये जान लिया, जो एक टीचर रही हो, जिसने समाज के लिए इतना काम किया हो कि वनवासी क्षेत्रों में वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि वो मंत्री तक रही उड़ीसा में, उसको वो ये कैसे कह सकते हैं जिसने महिलाओं के उत्थान के लिए इतना काम किया? क्या बिना बोले किया उन्होंने? लेकिन उनको ये कह करके कि साहब वो तो रबर स्टैंप की तरह यूज होंगी, कैसे उनका अपमान किया गया ये हमने देखा। इसमें खास तौर पे जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई हमने देखा है वो कांग्रेस को। कांग्रेस लगातार बार बार द्रौपदी मुर्मू को उस दिन से टारगेट कर रही है जिस दिन से इनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए घोषित हुआ है। आखिरकार कांग्रेस को दिक्कत क्या है? और इस बात को लेकर के संसद के अंदर, संसद के बाहर उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी मीडिया में बात करते हुए वो ये कहते हैं कि हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे, राष्ट्रपति से हमें मिलने नहीं दिया। राष्ट्रपत्नी बोला उन्होंने कि ये राष्ट्रपत्नी हमारी भी उतनी है जितनी औरों की है। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री यदि कोई महिला होंगी तो क्या वो प्रधानमंत्री पत्नी कहेंगे? पहले प्रतिभा पाटिल जो कि कांग्रेस से ही प्रत्याशी थी और वो बाद में राष्ट्रपति हमारी देश की बनी, क्या अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी कहा था? सारे कांग्रेसी प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करते थे। यदि करते थे और तब वो द्रौपदी मुर्मू के लिए शब्द इस्तेमाल करें तो फिर भी ये अपमान है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी स्त्री के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो एक पद है और वो पद इतना बड़ा है कि मैं तो मीडिया में काम कर चुका हूं। ये कहते हैं कि एक नाम ऐसा है जिनके आगे आपको जी लगाना है, श्री, श्रीमती ये लगाना है। क्यों कहा जाए कि हमारे देश का सर्वोच्च पद है और वो माननीय है, वो गैर राजनीतिक भी माना जाता है, वहां सभी दलों के लिए वो समान मानी जाती है। ऐसे में मीडिया कर्मी ने, बाकायदा एएनआई के रिपोर्टर ने अधीर रंजन चौधरी को टोका कि आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी और इस बात पर भी अड़े रहे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात ठीक है। सदन में हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाकायदा पूरी कांग्रेस को घेरते हुए सोनिया गांधी को माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन आज तक जो सोनिया गांधी नहीं बोली सदन में, हमने कभी नहीं देखी इस तरह से। वो बिलबिला जा रही है और बिलबिलाकर वो स्मृति ईरानी के पास आ गई, उसको धमका रही है। तो सवाल यह है कि अधीर रंजन चौधरी ने अपमान किया, सोनिया गांधी को कहना चाहिए था कि हां अधीर रंजन चौधरी की गलती है, इसको माफी मांगनी चाहिए। बजाय इसके जो बीजेपी की मंत्री इस मुद्दे को उठा रही हैं, उसको वो धमकाने आ गई सोनिया। आखिरकार सोनिया क्या करना चाहती है? सोनिया गांधी दिखाना चाहती है कि द्रौपदी मुर्मू के अपमान में पूरी कांग्रेस एक साथ है, और वो ये भी दिखाना चाहती है कि अधीर रंजन चौधरी ने जो भी किया हो वो उसके शब्द नहीं है। अब ये लगता है कि उसके पीछे सोनिया गांधी की सोच काम कर रही है। उनको लगता है कि एक आदिवासी को टारगेट करो। यह आदिवासी क्षेत्रों को टारगेट करने का काम इस देश की आजादी के पहले से होता रहा है। अंग्रेजों ने यह किया है कि ये आदिवासी क्षेत्रों को, इनको ये बताओ, ये बनवासी बोले जाते थे। हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, उसमें यदि कोई शब्द इस वर्ग के लिए है जिसको आज हम ट्राइबल कहते हैं, इनके लिए शब्द है बनवासी, वनों में वास करने वाले वनवासी। ये वनवासी है और इन वनवासियों को अंग्रेज आए तो आदिवासी नाम दे दिया, क्योंकि उन्हों को अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करना था और इन आदिवासियों को उन्हें आतंकवादी बनाने की साजिश षड्यंत्र करना था। इनको नाम दिया गया आदिवासी। हमारे भी दिमाग में यह शब्द भर दिया गया है और दुर्भाग्य से आज मीडिया हो या कोई किताबों में लिखा हो, यही शब्द चल रहा है
आदिवासी, आदिवासी माने आदिकाल से रहने वाले। और नक्सलियों ने इनके क्षेत्र में जा जाकर इनको समझाया कि आप ही आदिवासी हो, इस देश में सबसे पहले आप ही रहने वाले हो, आप ही इस देश के मालिक हो, और ये जो आए ना बाकी ये सब बाहर से आए हैं। और इसलिए एक थ्योरी बना दी, आर्य तो बाहर से आए, ब्राह्मण तो बाहर से आए, ये सब बाहर से आए, सबके बारे में डेट लिख दी, ये कब आया, ये कब आया, ये कब आया। और अगर यहां पहले से रहने वाले वो कौन है, हमेशा से जो रहते आए हो वो ये आप ही लोग हो जंगलों में। तो क्या करें, इनसे अपना हक मांगो। आप नंगे रह रहे हो, आपको खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, मकान नहीं है। यहां की वीडियोस आपके और हमारे परिवार की, शहरों की वीडियो ये लाकर दिखाते थे उस जंगलों में मिशनरियां, और वहां जाकर के दिखा के उनको कहती थी देखो ये कितने ऐशो आराम से रहते हैं, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, ये कई जोड़ी कपड़े पहनते हैं, ये कैसा खाना खाते हैं, और तुम बिना कपड़े, बिना मकान, बिना दवाई। तो इनसे अपना हक मांगो। कैसे मांगे, लड़ो। तो इनको हथियार दिए, हथियारों की ट्रेनिंग दी और हमारी सेना से लड़वाया। ये कम्युनिस्टों की चाल रही। इस कम्युनिस्टों की चाल के पीछे चीन रहा, और चीन की चाल से नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया इसको इस तरह से कन्वर्ट करते 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 डिस्टर्ब कर दिया। अब ये द्रौपदी मुर्मू जैसी एक महाशक्ति हमारे देश में पैदा हुई, शक्ति का रूप है, और इन्होंने उस क्षेत्र के लोगों को, जो मैं बता रहा हूं, ये मैंने भी जब पढ़ा तो सुना, ये द्रौपदी मुर्मू ने भी उस क्षेत्र में बताया है लोगों को। क्या आप अपना इतिहास जानिए। आप कोई बंदूक उठाकर सेना के साथ लड़ाई करने वाले लोग नहीं हैं। हम इस देश के रहने वाले हैं, बाकी दुनिया कहाँ रहती है, हम वनों में रहते हैं, और ये अपना अपना अलग अलग समाज है। हम राम जी के ज़माने में घटना सुनते हैं, और रामायण के अंदर बाकायदा वर्णन है भील जाति का, भील भिलनी का, कि सबरी एक भील जाति की महिला थी जिसके हाथ से राम जी ने बेर खाए थे। अब ये भील शब्द वहां से आता है, लेकिन हमारे यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम उनसे छुआछूत करते थे या दूर रहते थे। राम जी अयोध्या में पैदा हुए, जो कि यूपी में है, और पंपासुर का जो वन है वो वहां जाकर उसके हाथ का झूठा बेर खाते हैं। ये बताता है कि राजा में और प्रजा में कोई भेद नहीं था। लेकिन हमारे देश में षड्यंत्र किया अंग्रेजों ने, और आज वो अंग्रेज के जो षड्यंत्र हैं, वो जो विचार है, वो आज कांग्रेस इस देश में इंप्लीमेंट करना चाहती है। लगातार कांग्रेस उस अंग्रेजों के फॉर्मूले पर चल रही है कि फूट डालो और राज करो। उसको लगता है कि अगर संपूर्ण समाज एक हो गया, ये हिंदू समाज एक हो गया, ये सनातनी इस देश का एक हो गया, तो कांग्रेस की तो पोल खुल जाएगी, और कांग्रेस फिर जिंदगी में दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। आज सत्ता का हाल है यही है। कांग्रेस जहां राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां हारती जा रही है, बाहर होती जा रही है, क्योंकि आज कांग्रेस की चाल, हर षड्यंत्र का खुलासा हो रहा है कि किस तरह से इन्होंने देश की आजादी के बाद से सत्ता पे काबिज रहे, और सत्ता के काबिज होने के बाद देश की जनता के लिए और देश के लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए इन्होंने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली। किस तरह से देश की प्रॉपर्टी को इन्होंने लूटा, ये हमारे सामने है। अभी नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है। 2 से 3 हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी किस तरह से देश की जनता की पैसा, शेयर होल्डर का, और मालिक बन गए सोनिया और राहुल। इसको भूल जाएं लोग कि राहुल और सोनिया ने कोई घोटाला किया है, राहुल और सोनिया ने कोई प्रॉपर्टी कब्जे में की है, इसको भूल जाएं। इसलिए जानबूझकर ऐसा मुद्दा उछाला जाता है, ना संसद में काम होने देंगे, ना लोगों को यह याद करने देंगे कि सोनिया और राहुल को ईडी इसलिए बुला रही है क्योंकि उन्होंने कांग्रेसियों के पैसे से ही खड़ी की गई प्रॉपर्टी, जिसके अभी भी शेयर होल्डर जिंदा हैं, उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया, और एसोसिएट्स जनरल की करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, यानी अपनी कंपनी के नाम करा ली, जिसके मालिक सोनिया और राहुल है। असली मुद्दा यह है। इनको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने से जो मिशनरियां हैं, जो द्रौपदी मुर्मू जिनसे संघर्ष कर रही थी, उनको शायद खुशी मिलेगी, उनको शायद बल मिलेगा, और द्रौपदी मुर्मू का आप अपमान करके वो जो वनवासी हैं उनका अपमान करेंगे और उनको नीचा दिखाएंगे। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है या ये कांग्रेस की विचारधारा, ये मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारे देश के जो वनवासी हैं, जो गिरिवासी हैं, ये उनका अपमान है। देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले जो संग्राम हुआ, 57 की क्रांति तो बाद में हुई, 55 की क्रांति, उसको कहीं इतिहास में इन कांग्रेसियों ने नहीं लिखा। ये इतिहास में कहीं खोजोगे तो कहीं मिल जाएगा कि ये जो वनवासी गिरिवासी लोग हैं, इन्होंने भी अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए क्रांति की थी। 20,000 वनवासियों ने अपना बलिदान दिया था। लेकिन ये कांग्रेसियों ने इसको याद नहीं करने दिया और हमें एक ही बात याद कराई कि देश की आजादी केवल कांग्रेस ने दिलाई है। और कांग्रेस में भी किसने? नेहरू खानदान ने। नेहरू को श्रेय गया, गांधी को श्रेय गया, लेकिन ऐसे लोगों को पीछे कर दिया गया। इस देश के क्रांतिकारी जितने भी हुए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हुए, किसने पढ़ाया? रानी लक्ष्मीबाई। हमने नहीं, हमने तो छोटे थे, हमने पढ़ी है, आज के बच्चों को नहीं बताया जाता। तो हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ कर दिया। हमारे जो पूर्वज थे उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया, हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाया गया। और आज कांग्रेस बिलबिला रही है, क्योंकि आज मुद्दा आ रहा है, मोदी सरकार 2014 से इस काम में लगी हुई है कि हमारा सही इतिहास हम जाने। तो आज जाने कि हमारे देश में जो वनवासी हैं, इनका भी त्याग और तपस्या और बलिदान हमारे देश के लिए जो रहा है, उसमें से एक उस समाज की महिला निकलकर आज सामने आती है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने अपने जीवन में किसी पैतृक पिता, दादा, नाना, कोई उसका राजनीति में था इसलिए यह पद नहीं प्राप्त किया है। उन्होंने कर्म किया है, उन्होंने काम किया है देश के लिए, समाज के लिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की यह सोच है कि लोग कम से कम गूगल तो करेंगे कि भाई ये आदिवासी होता क्या है, तो पता लगेगा कि ये आदिवासी तो वनवासी होता है। और वनवासी कौन होता है? जो वनों में वास करता है। ये कौन होते हैं? ये वो एक जाति होती है, जैसे एक घुमक्कड़ जाति होती है, ये वनों में रहने वाले हैं। कोई पहाड़ों पे रहने वाले हैं, उनको गिरिवासी कहते हैं, कुछ लोग पहाड़ों पे रहते हैं। तो ये लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश की आज़ादी के बाद से अब तक लगभग ये उस क्षेत्र में 200 भाषाओं को समाप्त कर दिया गया है। और इसके लिए भी द्रौपदी मुर्मू ने काम किया था। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में दर्द है कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, वो अपने जो ये वनवासी क्षेत्र है पूरा, कई राज्यों में, उसमें महाराष्ट्र में भी है, उसमें उड़ीसा में भी है, उसमें बंगाल में भी है, ये आपको बताएं कि ये झारखंड में भी है। और ये सब क्षेत्र में जहाँ ये आदिवासी लोग रहते हैं, जिनको असली नाम उनका वनवासी है, ये तो सब दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे, ये तो फिर दोबारा से ताकतवर हो जाएंगे। और जब ये ताकतवर हो जाएंगे और ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये अपनी बातें समाज को बताएंगे कि इनको पिछले 70 साल में क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया। तो पोल खुलेगी कि कांग्रेस के शासन में क्या इनको इस्तेमाल किया गया सत्ता प्राप्ति के लिए, इनको हथियार थमाए गए, किसने किया ये सब, ये भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल द्रौपदी मुर्मू का जो अपमान ये कांग्रेस कर रही है, ये सोची समझा एक षड्यंत्र है। ये चाहते नहीं है कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, इसमें राहुल सोनिया के ऊपर कार्रवाई में ये बदनामी हो। ये चाहते हैं कि हल्ला गुल्ला करके संसद ना चल पाए, जिसका खर्चा लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे का है। वहां सांसदों को काम करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन ये देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस देश का विपक्ष इस सदन को चलने नहीं देना चाहता, क्योंकि शायद इनको इसी में हमारे देश का नुकसान हो रहा है। इनको इसी काम का शायद कहीं विदेशों से कोई फंड आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं है कि संसद में काम करने के लिए जिन सांसदों को भेजा जा रहा है वो वहां बच्चों की तरह हूटिंग करते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे शोर मचा रहे हो। इनको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंका जाता, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। और अगर कोई सांसद संसद के अंदर बवाल करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, मेरा यह सवाल है। और द्रौपदी मुर्मू के मुद्दे पर बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेसियों की पोल खुलनी चाहिए और पूरी कांग्रेस को, सोनिया गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम।